मिला टाइम्स में खुशामदीद। भगवा लव ट्रैप का दो नहायत ही ख़तरनाक और शर्मनाक मामला सामने आया है और सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवा लव ट्रैप का एक मामला है उत्तराखंड का और दूसरा मामला है बिहार का, और इन दोनों जगहों पर मुस्लिम महिला की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनको बर्बाद किया गया है। और जो लोग केरला स्टोरी 2 बनाकर पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों के साथ ज़्यादती करते हैं, लव जिहाद करते हैं, इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। वहां फर्जी बुनियाद पर, हकीकत के ख़िलाफ़ महज अफवाह की बुनियाद पर फिल्में बनाई जा रही है, मूवी बनाई जा रही है, देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है। दूसरी तरफ बाज़ाब्ता प्रूफ है, सबूत है कि कंटिन्यू हिंदू लड़कों की तरफ से मुस्लिम लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाया जाता है, वरगलाया जाता है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाया जाता है। ये मुस्लिम लड़कियों के साथ एक बेड पर सोते हैं, कभी उनको होटल लेकर के जाते हैं, उनके साथ घूमते हैं, और जब मोहब्बत के जाल में शिकार वो लड़की शादी का मुतालबा करती है तो कहा जाता है अपना मज़हब तब्दील कर लो, धर्म बदल लो, तब तुम्हारे साथ शादी करेंगे। और मोहब्बत की शिकार ये मुसलमान लड़कियां अपना धर्म तक बदल लेती है, कहती है अब शादी करो, और उसके बाद उसका धर्म बदलवा कर उससे शादी करने से इनकार कर दिया जाता है। कहा जाता है कि हमारे धर्म में तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तुम हमारी कास्ट से नहीं हो, हमारी जाति से नहीं हो, हमारे घर वाले तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। और फिर वो मुसलमान लड़कियां ना घर की रहती है ना घाट की रहती है, क्योंकि एक तरफ वो मुर्तद हो चुकी होती है, इस्लाम को छोड़कर मंदिर में जाकर हिंदू मज़हब को इख्तियार कर चुकी होती है, और इसकी वजह से उसके घर वाले उसको त्याग देते हैं, उससे रिश्ता नाता ख़त्म कर लेते हैं, गांव वालों की तरफ से बायकॉट कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ जिन लड़कों से इन लड़कियों को प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वो लड़के भी इनको बर्बाद कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुमसे हमारा रिश्ता नहीं रहा। और नतीजा ये होता है कि इन लड़कियों का कोई पुरसान हाल नहीं होता, न तो वो जिससे मोहब्बत की थी और न घर वाले, क्योंकि घर वालों के लिए ये सबसे बड़ा ज़िल्लत का और रुसवाई का मामला होता है कि उसकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई हो, और वो भी वो लड़का जो उनके रिलीजन का हो, धर्म का न हो, फिर उसने अपना मज़हब बदल लिया हो और दोबारा वो लड़की आए। और ऐसी सूरत में कभी इस तरह की लड़कियां खुदकुशी करती है, सुसाइड करती है, कुछ लड़कियां गलत कामों में मुलव्विस हो जाती है, कुछ लड़कियों के अंदर हिम्मत होती है, हौसला होता है, और वो लड़कियां सामने आती है, मीडिया में आकर बातचीत करती है। और इस वक्त ऐसे ही दो लड़कियों की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि किस तरह उन लड़कियों ने मिल्ला टाइम्स को अपनी दर्दनाक कहानी बताई है, अपनी स्टोरी बताई है, और अब जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिल्ला टाइम्स की इस क्लिप को देख लीजिए। माह मुबारक में हमने आप सबसे एक अपील की है, प्लीज़ सुनिए। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है, और मिल्ला टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और आपने हमेशा मिल्ला टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्ला टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्ला टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। उत्तराखंड में एक जगह है ऊधम सिंह और वहाँ एक जगह है काशीपुर। वहाँ एक नौजवान है जिसका नाम है अरुण कुमार। ये पुलिस एहलकार है, पुलिस में इसकी ड्यूटी है, और ये एक मुसलमान लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाता है, उसके साथ इश्क का इजहार करता है। उस मुसलमान लड़की को ये कहता है मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, और ये मुसलमान लड़की अरुण कुमार के मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, उसके साथ इश्क करती है। दोनों का शादी से पहले ही मिलना जुलना हो जाता है, दोनों तन्हाई में मिलते हैं, दोनों एक साथ रातें गुजारते हैं, दोनों होटल में जाते हैं। अरुण कुमार इस मुस्लिम महिला के घर आता है अकेले में, इनके साथ रातें गुजारता है, सब कुछ इनका चल रहा होता है। और मुस्लिम महिला से अरुण कुमार कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। उसके बाद जब 6-7 महीने गुजर जाते हैं तब ये मुस्लिम महिला अरुण कुमार से कहती है, 7-8 महीने के अरसे गुजर चुके हैं,
हम लोगों ने वो सब काम कर लिया जो शादी के बाद किया जाता है, इसलिए अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। उसके बाद अरुण कुमार कहता है, मैं तुमसे मंदिर में शादी करूंगा और शादी करने से पहले तुमको हिंदू धर्म को इख्तियार करना होगा, हिंदू बनना होगा। तुम मुसलमान हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूं। और ये मुस्लिम महिला कहती है कि नहीं, हमारी बातचीत यही हुई थी कि तुम अपने धर्म पर बाकी रहोगे, मैं अपने धर्म पर बाकी रहूंगी, फिर तुम क्यों ये चाहते हो कि मैं मंदिर में जाकर शादी करूं? बल्कि हमें निकाह कर लेना चाहिए और अगर हम निकाह नहीं कर सकते तो हमें कम से कम यूसीसी जो उत्तराखंड में नाफिज हो चुका है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके तहत अपने निकाह को रजिस्टर करवाना चाहिए। लेकिन अरुण कुमार इनकार करता है। जब बहुत ज़्यादा मुतालबा करती है मुस्लिम लड़की या महिला कि नहीं, तुम हमारे साथ शादी करो वरना मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करूंगी, केस दर्ज करूंगी। उसके बाद अरुण कुमार मंदिर में जाकर इस महिला के साथ शादी करता है। ये लड़की भी तैयार हो जाती है क्योंकि इस लड़की के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था अरुण कुमार के अलावा। अपने घर नहीं आ सकती थी, अपने माँ बाप से आंखें नहीं मिला सकती थी, गाँव वालों या मोहल्ला वालों के यहाँ ये लौट कर दोबारा नहीं आ सकती थी और अरुण कुमार की शर्तों को मानना इसकी मजबूरी बन चुकी थी। चुनांचे ये अरुण कुमार की शर्तों को मानती है, मंदिर में उसके साथ जाकर शादी करती है। उसके बाद ये मुस्लिम महिला अरुण कुमार से मुतालबा करती है कि अब तुम यूसीसी के तहत हमारी शादी को रजिस्टर करवाओ। लेकिन अरुण कुमार कहता है कि नहीं, मैं शादी को रजिस्टर करवाने वाला नहीं हूँ। उसके बाद ये महिला मुतालबा करती है, कम से कम तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे गाँव वालों को पता चलना चाहिए, तुम जिस पुलिस स्टेशन में काम करते हो वहाँ लोगों को पता चलना चाहिए कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हम लीगल तरीके से साथ रहते हैं। लेकिन अरुण कुमार ने उससे भी इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं पब्लिक में अपनी शादी के बारे में नहीं बता सकता हूं। और उसके बाद अरुण कुमार इस महिला के साथ मारपीट करता है, ज़्यादती करता है। ये मुस्लिम महिला बताती है कि अरुण कुमार एक दिन उसके घर पर आ गया और घर पर आकर उसके बाल को नोचता है, उसको मारता है। मुस्लिम महिला ने अपनी ऑडियो भेजा है जिसमें भद्दी भद्दी गालियां ये शख्स दे रहा है अरुण कुमार। और हैरत की बात यह है कि अरुण कुमार कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि उत्तराखंड पुलिस में मुलाजिम है, पुलिस एहलकार है और वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। आप पहले इस मुस्लिम महिला की वीडियो को, इनकी बाइट को सुनिए। इतनी चीज़ों को झेल रहे हैं, क्या कहाँ से आपकी ये शुरुआत हुई? ये सन 2024 में मेरी फ्रेंड के थ्रू में इससे मुलाकात हुई थी मेरी। और हमें रुद्रपुर स्टेडियम लेकर गया था। उसके बाद ये मुझे फोर्स करने लगा बात करने के लिए। मेरी फ्रेंड से मेरा नंबर ले लिया इसने। फिर उसके बाद ये मुझे दबाव बनाने लगा कि मुझसे बात करो, बात करो, बात करो। कितने वक़्त तक दबाव? इसने कम से कम 2 महीने लगातार इसने मुझे बात करने के लिए फ़ोर्स किया। फिर मैंने इससे बात करना स्टार्ट कर लिया। इसने मुझे पूरा भरोसा दिलाया कि हम साथ में रहेंगे और हम दोनों शादी भी करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि 3-4 महीने तक ठीक चलता है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद होता है इसकी भवाली पोस्टिंग। इसका नाम अरुण कुमार है और ये रहने वाला बरखेड़े पांडे से है। इसके पिता का नाम जयप्रकाश सिंह है और ये उत्तराखंड पुलिस में तैनात है। सन 2025 1 महीना 1 तारीख सॉरी। और ये मुझे भवाली इसकी पोस्टिंग थी, मुझे भवाली बुलाता है टैक्सी करके। मैं जैसे भवाली जाती हूँ उसके बाद सारी चीज़ें ठीक होती हैं। फिर ये जब रात में सो जाता है मैं इसका फ़ोन चेक करती हूँ। उस फ़ोन में दिखता है कि इसकी कहीं और एंगेजमेंट हो गई है, उसकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ उसमें मैं देखती हूँ और काफ़ी सारी इन दोनों की आपस में वीडियो कॉल पे बातें हो रखी है। फिर मैं उस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाती हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है और तूने मुझसे प्रॉमिस किया है शादी का, मेरे साथ तू रह रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो ये तो गलत है। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे को तुझसे शादी नहीं करनी है और
मैं मुस्लिम समाज से हूँ, तो उसमें बोलता है कि तू मुसलमान है, मेरे घर वाले एग्री नहीं होंगे। मैंने उसको बोला कि ये चीज़ तो तुझे पहले ही नहीं दिख रही थी कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा फ्यूचर और मेरी लाइफ बर्बाद करके अब तुझे दिख रहा है कि मैं मुसलमान हूँ। उसके बाद वो मुझे बहुत बुरी तरह से मारता है, पीटता है। उसके बाद मैं काशीपुर आ जाती हूँ सुबह में अपने घर आ जाती हूँ। उसके बाद क्या होता है, ये मुझे फिर से कॉल मैसेज करना स्टार्ट कर देता है कि मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है, मेरी शादी खत्म हो गई है उससे और मैं तुझसे ही शादी करूँगा। तू ऐसा कर, ये मुझे 6 तारीख जनवरी में मेरे को बुलाता है सन 2025 में कि तू सारे डॉक्यूमेंट लेकर अपने नैनीताल आ जा। मैं जैसे नैनीताल जाती हूँ, तो मेरी एक दोस्त मेरे साथ और जाती है नैनीताल। ये मैं अपना फ़ोन उसको दे देती हूँ कि मेरा फ़ोन रख लेना सँभाल के। उसके बाद जाते ही ये मेरे साथ पहले तो प्यार से पेश आता है। उसके बाद ये मुझसे माँगता है कि फ़ोन कहाँ पर है? मैं इसको अपना फ़ोन नहीं देती हूँ। उसके बाद इसने मुझे मारना-पीटना स्टार्ट कर दिया बहुत बुरी तरह से। फ़ोन लेने की वजह? फ़ोन लेने की वजह ये थी सर कि उसमें इसके खिलाफ सारे एविडेंस थे। उन एविडेंस को ये ख़त्म करना चाहता था। मेरा फ़ोन लेकर तोड़ना या फेंकना चाहता था। उसके बाद ये हुआ कि जहाँ होटल में हम रुके थे, वहाँ पे इसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा, जिसकी वीडियो मेरे पास है। और मुझे बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा और मेरे ऊपर दबाव बनाने लगा कि फ़ोन चाहिए मुझे किसी भी हाल में। मैंने फ़ोन नहीं दिया, तो उसके बाद इसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा। मैं फिर वापस अपने घर आ गई। ये घटना कहाँ की? ये घटना नैनीताल की है। वहाँ आपने पहले भी हाँ जी सर, फिर मैंने सीओ साहब के वहाँ नैनीताल एक एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद फिर मेरा उन्होंने बयान लिखवाए। उसके बाद जाकर वो एप्लीकेशन मल्लीताल थाने में उससे वहाँ से एफआईआर दर्ज हो गई उसकी। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये मुझ पे फिर से दबाव बनाने लग जाता है कि वो जो एप्लीकेशन दी है उसको वापस ले। जबकि मैं नहीं लेती हूँ, मैं साफ मना कर देती हूँ कि नहीं, आपने मेरे साथ ही बहुत ही गलत किया है और इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि ये मेरे घर में दोबारा से हमला करते हैं। ये 3-4 व्यक्ति आते हैं, जिसमें अरुण कुमार भी आता है, उसके 2-3 दोस्त उसके साथ आते हैं। ये मेरे घर में घुसकर मुझे बहुत बुरी तरह से मारते-पीटते हैं। कारण? कारण ये था कि जो मुकदमा चल रहा है उसको वापस लो। फिर मैंने वो सारा मामला जो है मेरा, मैंने नैनीताल हाई कोर्ट में डाल रखा है। उसके बाद ये मुझे वो दबाव बनाते हैं कि नैनीताल हाई कोर्ट से वो सारा जो मामला है वो वापस लो। उसके बाद होता है कि अरुण कुमार अपने अन्य दोस्तों के साथ मेरे घर में घुसता है और मुझे बहुत बुरी तरह से मारते-पीटते हैं, जिससे मेरे मुँह पर खुली चोटें भी आती हैं। फिर मैं थाना आईटीआई काशीपुर जाती हूँ। उन लोगों ने मेरा मेडिकल कराया, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। ये कब की घटना है? ये घटना है 5वाँ महीना सन 2025 की घटना है ये। उसके बाद क्या होता है सर कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं मेरे को कम से कम 2 हफ्ते हो जाते हैं वहाँ चक्कर काटते हुए, कि आप मेरी एप्लीकेशन उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो? वो जब मुझे मार देगा, आप जब जाके एक्शन लोगे, फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर पुलिस का उसके कहना क्या रहता है? पुलिस का कहना होता है कि हाँ, हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं करते थे वो लोग। उसके बाद मैं अपनी एप्लीकेशन लेकर सीधा रुद्रपुर गई एसएसपी साहब के वहाँ पे। फिर मैंने जो घटना मेरे साथ घटी है, मैंने सारी घटनाएँ उनको बताई कि सर मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी, फिर जाके इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। फिर भी उसको अरेस्ट वगैरह नहीं किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद क्या होता है, उसपे 2 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और मैं दोनों मुकदमे जो है मेरे नैनीताल हाई कोर्ट में दे देती हूँ अपने। उसके बाद इनको ये लोग योजना बना रहे होंगे। मेरे को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। फिर ये प्यार से मेरे पास आता है, बोलता है कि मुझे तुझसे प्यार है और मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें करके वो मुझसे एक हिंदू रीति-रिवाज में मुझसे शादी करी करी उसने, जिसकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ मेरे पास हैं। और हिंदू रीति-रिवाज से अच्छे से बिल्कुल, जैसे फेरे, माँग भरना, मंगलसूत्र पहनाना और जयमाला करना, उसमें सारी चीज़ें उसमें है मेरे पास फ़ोटोज़, वीडियो। उसके बाद 1-2 महीने तक मेरे साथ ठीक से रहता है। उसके बाद फिर मेरे ऊपर दबाव बनाता है कि जो नैनीताल में मामला चल रहा है उसको वापस ले। मैं उसको बोलती हूँ कि मैं वापस तभी लूँगी, या तो यूसीसी में रजिस्ट्रेट कराओ शादी, नहीं तो कोर्ट मैरिज करो। फिर ये मुझे साफ मना कर देता है कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं कराना, मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं है। फिर मैंने बोला, जब रहना नहीं था तो ये शादी क्यों की? सारे में मेरी क्यों इतनी बदनामी करा दी? पूरे मतलब मुस्लिम समाज को मेरे, और जितने भी मतलब सारे समाज के लोगों को पता लग गया था कि इसने मेरे से हिंदू रीति-रिवाज़ों में शादी किया। उसके बाद क्या होता है कि उसी दौरान मैं प्रेग्नेंट भी हो जाती हूँ। यही मेरा अल्ट्रासाउंड करा के लेकर आता है, उसमें प्रेगनेंसी मेरी दिखती है। उसके बाद ये अपने बाप को बताता है, जयप्रकाश को,
कि ऐसे-ऐसे करके ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसका बाप बोलता है किसी भी हाल में वो बच्चा नहीं होना चाहिए। फिर ये लोग इसने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा-पीटा और मेरा बच्चा वो खराब करा दिया पूरा और ख़त्म करा दिया मेरा बच्चा। फिर उसके बाद क्या होता है, अननोन व्यक्ति मेरे घर के आस-पास सब मुझ पे निगरानी रखते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं। फिर मैं काफ़ी दिनों से ये सारी चीज़ें नोट कर रही हूँ। फिर उसके बाद 13 तारीख 12वाँ महीना सन 2025 को मैं अपने घर के बाहर थी और ये आता है और मुझे बहुत बुरी तरह से मारते-पीटते, खचेड़ के अपने साथ ले जाता है और जिसकी वीडियोज़ मेरे पास है, मेरे घर के सामने कैमरे लगे हैं, वहाँ से मैंने वीडियो ली हुई है। पूरी वीडियो है मेरे पास, उसमें मुझे मारते हुए, खचेड़ते हुए बहुत बुरी तरह से लेके चला जाता है। फिर पूरी रात गाड़ी में अपने साथ रखता है। मेरे घर के थोड़ा-सा आउट एरिया में थोड़ी-सा खेतों की लोकेशन है, उधर की साइड ले जाके पूरी रात मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और बोलता है किसी को बताया कुछ भी किया तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे जान से मार देंगे, किसी को बताना नहीं कुछ भी और मेरी जो फ़ोटोज़, वीडियोज़ हैं उसको वायरल करने की धमकियाँ भी देता है। इसका प्रमाण क्या है जो जान से मारने की धमकी देता है? सर ये मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कि 7 तारीख को यही वाक़या फिर 25 तारीख सन वो 24 तारीख सन 12वाँ महीना सन 2025 को सेम दुर्घटना फिर होती है। मेरे घर से मुझे खींच-खाच के लेके जाता है और फिर से सेम यही चीज़ें करता है। फिर उसके बाद क्या होता है 7 तारीख को मेरे ऊपर दबाव बनाता है कि नैनीताल पोस्टिंग थी 7 तारीख दूसरा महीना सन 2026 को, ये मुझे दबाव बनाता है नैनीताल आने का। मैं नहीं जाती हूँ, मैं साफ मना कर देती हूँ। उसके बाद ये मुझे वहाँ पे भी मुझे जान से मारने की धमकी देता है, जिसकी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। और फिर 7 तारीख को ही दूसरी बार फ़ोन करके मुझे बोलता है कि पूरा पुलिस प्रशासन मेरा है और अभी तक तूने मेरा कुछ उखाड़ा नहीं है, ना तू आगे पूरा उखाड़ पाएगी। इसकी बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड सर ये है कि इसकी जो सगी भाभी है निशु गौतम, वो दरोगा है और इसके एक चाचा हैं जयपाल सिंह, वो भी दरोगा हैं और इसका बाप अपने बाप को बोलता है मेरा बाप खनन अधिकारी है। तो सर इनका बैकग्राउंड जो है काफ़ी मतलब हाई है तो इस करके ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन भी मेरा साथ बिल्कुल नहीं देती। सारे एविडेंस होने के बावजूद भी कोई भी सुनवाई मेरी नहीं होती। तारीख को जब मेरे ऊपर दबाव बनाता है मुझे बुलाने का, मैं नहीं जाती तो ये 8 तारीख को मेरे ऊपर मेरे घर आके हमला कर देता है। जबरन मेरे घर में घुस के सबसे पहले तो मुझे बहुत बुरी तरह से मारता-पीटता है। उसके बाद ज़बरदस्ती मेरा बलात्कार करता है। फिर उसके बाद मैंने 112 को फ़ोन किया उस दुर्घटना क्रम में। तो जैसे वो देखता है कि मैंने 112 को फ़ोन कर दिया है, तो मुझे धमकी देते हुए निकलता है कि हम तुझे जान से मरवा देंगे अगर इसकी सूचना तूने पुलिस को दी और मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो। तो फिर ये सर चला जाता है यहाँ से। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस मुझे लेके जाती है और 8 तारीख को ही शाम रात को फिर मैंने उनको बोला आप मेरा मेडिकल कराओ और इसके खिलाफ एक्शन लो। ये बहुत बार भी ये दुर्घटना घर कर चुका है और मेरे पास 3 रिसीविंग ऑलरेडी पहले की भी पड़ी हुई है जिसमें मुझे बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा गया है और मेरा फ़ोन-वोन छीन के ले जाया गया है और मेरे घर में एक बार इन लोगों ने चोरी भी की है। जिसमें चोरी में जितने भी कोर्ट से रिलेटिव और इस केस से रिलेटिव डॉक्यूमेंट थे वो सब चुरा के ले गया ये। उसके बाद क्या होता है 8 तारीख को मेरा रेप करके फिर 9 तारीख को किसी अन्य व्यक्ति के साथ मुझे जान से मारने की योजना बना रहा है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। पुलिस के पास जब आप गए थे सर तो जी। उनका क्या आश्वासन था? सर मैंने पुलिस को वो रिकॉर्डिंग सुनाई कि जिसमें मुझे जान से मारने की योजना बना रहा है, तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। 9 तारीख को भी ना वो मेरा मेडिकल कराती हैं और ना ही वो कोई भी मुझे रिसीविंग देती है, ना कोई एफआईआर दर्ज करती है। उसके बाद ये होता है कि पुलिस पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी 9 तारीख को भी, ना ही उन्होंने मेरा मेडिकल कराया और ना ही उसके खिलाफ कोई भी मेरे को रिसीविंग दी, ना उसकी एफआईआर दर्ज कराई। 9 तारीख को एक बाजपुर से एक दरोगा आती हैं, वो मुझसे साफ मना करती हैं कि ना मैं रिसीविंग दूँगी, ना मैं मेडिकल कराऊँगी। और पुलिस का ऐसा बिहेवियर था, बहुत ही बुरा बिहेवियर था। मुझे लगता है उत्तराखंड काशीपुर की पुलिस प्रशासन जो है पूरा वो मेरे मरने का वेट कर रही है। जब मेरे को मुझे वो लोग जान से मार देंगे जब जाके वो एक्शन लेंगे। जैसे कि हमारी लड़कियों के साथ हो रहा है, अंकिता भंडारी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मैं तो जीते जी इंसाफ माँग रही हूँ, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है अभी भी। मेरे पास सारे एविडेंस होने के बावजूद भी, सारे सबूत होने के बावजूद भी ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहा उनके खिलाफ क्योंकि वो पुलिस में है लड़का और पूरा पुलिस प्रशासन जो है उसका साथ देने में लगी हुई है। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही
अब 9 तारीख को ना इन लोगों ने मेरा मेडिकल कराया, ना ही मेरी रिपोर्ट दर्ज करी है और ना ही मेरी मुझे रिसीविंग दी है। फिर 10 तारीख को मंगलवार है, 10 तारीख को मंगलवार होता है, मंगलवार के दिन हमारे एसएसपी साहब यहाँ पे बैठते हैं, एक जनता दरबार लगता है। फिर मैं वहाँ जाती हूँ अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर और सारे एविडेंस लेके कि सर मेरे साथ ये घटना घटी है और जिसमें काशीपुर प्रशासन की कोई भी पुलिस मेरा साथ देने को तैयार नहीं है, सारे एविडेंस दिखाने के बावजूद भी। ना उन्होंने मेरा मेडिकल कराया, ना कोई एप्लीकेशन दी है। फिर एसएसपी साहब ऑर्डर देते हैं कि मेडिकल कराओ और इसकी जांच करो और मुकदमा दर्ज करो। तब जाके 10 तारीख को वो मुकदमा दर्ज होता है और 48 घंटे बाद मेरा मेडिकल होता है। उसके बाद अभी 10 तारीख से आज का दिन है, अभी तक उसको ना गिरफ्तार किया, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है पुलिस वालों। कार्रवाई नहीं होती है, वो लोग तो मुझे मारना चाहती हैं और मैं रोज एक घुट-घुट के अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है माहौल से कि वो मुझे कहीं मार ना दें, कभी कुछ हो ना जाए। इस करके सर मैं घर से बाहर भी नहीं निकल रही हूँ ज़्यादा और मुझे बहुत ही डर है इस चीज़ का, अपनी जान का बहुत ही खतरा बना हुआ है। और यहाँ की पुलिस प्रशासन मुझे लगता है सब उसके सपोर्ट में है, कोई भी मेरे सपोर्ट में मुझे कहीं तक नहीं दिखाई। पुलिस एहलकार अरुण कुमार के खिलाफ मुस्लिम महिला ने मुकदमा दर्ज करवा रखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, उसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। क्या कुछ कहना है पुलिस का, उसको भी सुन लीजिए। सर, एक सिपाही पर जो नैनीताल में कार्यरत है, तैनात है, उस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या आखिर मामला है और किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? कोतवाली काशीपुर पर एक पीड़िता के द्वारा इस आशय की तहरीर दी गई कि एक व्यक्ति से उसने प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह के उपरांत उनके दाम्पत्य संबंधों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई। उसमें उनके विरुद्ध पूर्व से मुकदमे चले आ रहे हैं और अब इस घटनाक्रम में भी उसके पति, जिसका नाम अरुण कुमार पुत्र जयप्रकाश है, जो काशीपुर क्षेत्रांतर्गत निवासित है, उसके द्वारा उसके साथ मारपीट और अन्य घटनाएं कारित की गई हैं, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और साक्ष्य संकलन आदि विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब हैरत की बात यह है कि पुलिस एहलकार है और वो एक मुस्लिम महिला को सुरक्षा देने की जगह उनके साथ रेप करता है, उनको धोखा देता है, फ्रॉड करता है, शादी का झांसा देकर, शादी की लालच देकर उसका धर्म और मजहब तब्दील करवाता है और फिर उस मुस्लिम महिला को वो बेयारो मददगार छोड़ देता है। जिसने भद्दी भद्दी गालियां दी है, उसके कुछ पार्ट को जरा सा सुनिए। अगर मेरा बाप का नाम है तेरी तेरे सैनिक कॉलोनी में बहुत तेरे जहाँ रह रही है तभी इससे काटूंगा तेरी बल्लम, टेंशन मत ले, काटूंगा, काट बहुत बुरा। और मैंने लगातार स्क्रीन पर आपको दिखाया कि इन दोनों की मंदिर में शादी हो जाती है, दोनों साथ रहते हैं, मुस्लिम महिला बाज़ाब्ता प्रूफ पेश कर रही है। उसके बावजूद अरुण कुमार अब उसको मारता है, पीटता है और उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और यही होता है जब आप शादी के लिए अपना धर्म बदल लेते हैं, अपने मजहब की कुर्बानी दे देते हैं। और मुस्लिम लड़कियों को, आजकल की लड़कियों को ये लगता है कि मोहब्बत सबसे आगे है, मोहब्बत हर चीज़ पर हावी है, लेकिन जिसके साथ तुम मोहब्बत करती हो उसका एजेंडा कुछ और होता है, उसका मिशन कुछ और होता है। और इस तरह के वाक़यात लगातार सामने आ रहे हैं। एक और वाक़या सामने आया है बिहार का। बिहार में मुजफ्फरपुर एक ज़िला है और मुजफ्फरपुर में औराई एक ब्लॉक है, एक थाना है, वहाँ एक गांव है मकसूदपुर और पढ़े लिखे मुसलमान यहाँ रहते हैं। औराई में एक स्कूल है जिसके प्रिंसिपल का नाम है राकेश और उसकी उम्र 60 साल है। उसी स्कूल में एक मुस्लिम महिला भी टीचर है जिसका नाम है शाइस्ता खातून या कह लीजिए शाइस्ता परवीन और उसकी उम्र 28 साल है। शाइस्ता परवीन की शादी भी हो चुकी थी। इसके बावजूद 60 साल के राकेश से शाइस्ता परवीन को मोहब्बत हो जाती है और ये दोनों साथ में रहने लगते हैं, लिव इन में रहने लगते हैं। और स्कूल में शाइस्ता पढ़ाने जाती थी। राकेश वहाँ के प्रिंसिपल है, वो शाइस्ता परवीन से ताल्लुक़ में थे, रिलेशनशिप में थे। और उसके बाद अचानक खबर आती है कि शाइस्ता और राकेश दोनों स्कूल से गायब हैं, अपने घरों से गायब है। शाइस्ता परवीन के घर वालों ने तलाशी ली, कोशिश की, पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाया। तो उसके बाद पता यह चलता है कि राकेश शाइस्ता को लेकर
हिंदुस्तान से बाहर भाग चुका है, मुल्क से फरार हो चुका है, यानी नेपाल जा चुके हैं, क्योंकि हिंदुस्तानियों को नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो जब चाहे नेपाल जा सकता है। चुनांचे राकेश ने अपने फ्रॉड को, अपने जराइम को अंजाम देने के लिए सीधे नेपाल का रुख किया। शाइस्ता को लेकर वो नेपाल चला जाता है और जब शाइस्ता परवीन के भाइयों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस ने तलाशी ली और जब दबाव बनने लगता है राकेश पर, तो उसने शाइस्ता परवीन से एक वीडियो जारी करवाई और उसमें शाइस्ता परवीन ये कहती है मास्क लगाकर कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं भागी नहीं हूँ, राकेश के घर वालों को परेशान न करे। हम शादी खुद अपनी मर्जी से किए हैं और 2025 में ही हमने शादी सर से किया था और उसके बाद जो भी कंडीशन है सब मेरे लिए ठीक है। हम कहीं भी हैं तो सुरक्षित हैं, इसीलिए उनके घर वाले को परेशान ना करे कोई भी आदमी, उन पर ज़बरदस्ती कोई क्लेम न लगाए। हम अपनी मर्जी से जो भी किए सब अपनी मर्जी से किए, उन पर कोई दबाव न डाले। लेकिन वीडियो में शाइस्ता जो बोल रही है, साफ पता चल रहा है कि वो भागी नहीं है, उसको भगाया गया है। जो वादे उसके साथ किए गए थे, वादे पूरे नहीं हुए और उसके साथ भी धोखा हुआ है, फरेब हुआ है। एक और हैरत अंगेज़ बात इसमें आ गई, वो ये कि शाइस्ता परवीन शादी के लिए जाती है नेपाल और एक मंदिर में दोनों यानी राकेश और शाइस्ता शादी भी कर लेते हैं। राकेश जिसकी उम्र 60 साल है, पहले से शादीशुदा है, उसके पास बच्चे हैं, उसकी वाइफ है और वो नेपाल भागता है, शाइस्ता को लेकर जाता है, दोनों मंदिर में शादी भी कर लेते हैं। उनकी तस्वीर सामने आती है और इसी के बाद यकीन हो जाता है कि दोनों ने वहाँ जाकर शादी की है। लेकिन शादी होते ही नेपाल में 2 दिन बाद शाइस्ता परवीन को बच्चा हो जाता है। ये पहले से प्रेग्नेंट थी और इसकी डिलीवरी हो जाती है और इस खबर ने और लोगों को हैरान किया कि अगर शाइस्ता को खुद जाना था शादी करने के लिए तो किसी दूसरे टाइम पर जा सकती थी, इसका इंतज़ार कर सकती थी। जब उसका बच्चा पैदा होने वाला था तभी शाइस्ता क्यों गई नेपाल, क्यों उसने शादी की राकेश से? और यहीं से लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि शाइस्ता को जो बच्चा हुआ है वो बच्चा उसके शौहर का नहीं है जिससे शाइस्ता की शादी हो रखी थी, बल्कि वो राकेश का बच्चा हो सकता है। और इसीलिए लास्ट टाइम पर शाइस्ता राकेश के साथ नेपाल जाती है, वहाँ उसको बच्चा पैदा होता है और मंदिर में शाइस्ता हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी को अंजाम देती है राकेश से। और अब शाइस्ता के लिए घर वापसी पॉसिबल नहीं है, हालात ख़राब होते जा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ता से वाक़या चल रहा है, पहले लोकल मीडिया ने इसको अपने यहाँ छापा और अब नेशनल मीडिया में ख़बर छप रही है कि अगर किसी को मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए तो उम्र नहीं देखा जाता। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ इश्क का नहीं है, मोहब्बत का नहीं है, बल्कि मोहब्बत के नाम पर बर्बाद किया जाता है, लड़कियों की ज़िंदगी को तबाह किया जाता है और वन साइडेड खबरें चली जाती है। अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से मोहब्बत करता है या अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की आपस में रिलेशनशिप में रहते हैं, ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और उन दोनों की रज़ामंदी होती है, वो मुसलमान लड़का पूरी ज़िंदगी हिंदू लड़की को अपने साथ रखता है, कभी घर से नहीं भगाता, किसी तरह की ज़्यादती नहीं करता। इसके बावजूद मीडिया उस मोहब्बत को लव स्टोरी का, लव जिहाद का नाम देती है। लड़की पर दबाव बनाया जाता है कि वो लड़के से मोहब्बत ना करे और अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर लेता है तो उस लड़के पर 10 तरह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, 10 तरह की सेक्शन लगा दी जाती है और उसकी ज़िंदगी जेल में करती है। मोहब्बत तो खुद उसकी बर्बादी का ज़रिया बन जाता है। इन दिनों एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लड़की कह रही है, सहारनपुर का मामला है कि मैं खुद आई हूँ और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन उसके घर वाले मानने को तैयार नहीं। और इसी तरह के वाक़यात को बुनियाद बनाकर केरला स्टोरी जैसी फिल्में आती है, अजमेर 92 जैसी फिल्में आती है, कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बनाई जाती है। मुसलमानों के बारे में एक नेगेटिव चलाया जाता है कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को मोहब्बत के जाल में
में फंसाकर बदनाम करते हैं। लेकिन ये जो वाक़यात है हकीकत पर मबनी है। आज तक ने भी इस खबर को कवर किया है, दूसरी जगहों पर खबर आ गई है। और जो उत्तराखंड का मामला है वो सबसे ज़्यादा सीरियस है। उस मुस्लिम महिला का नाम छुपाया गया, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अरुण कुमार के खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए था अभी तक नहीं हो सका, आखिर क्यों? इस वीडियो में इतना ही। और आखिर में आपसे गुजारिश, इस वीडियो को देख लीजिए, मिल्ला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। आपका अपना मीडिया हाउस है, अगर आप मिल्ला टाइम्स को सपोर्ट करेंगे, आप ताउन करेंगे तो मिल्ला टाइम्स आगे बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्ला टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्ला टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्ला टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्ला टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्ला टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्ला टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्ला टाइम्स की ऑफिस है, मिल्ला टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्ला टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्ला टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्ला टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्ला टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्ला टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्ला टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।